नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल जेपी फिजिक्स पर। आज हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के दूसरे पार्ट को। फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने आवेश के प्रकार को समझा था। आज हम पढ़ते हैं आवेश के मात्रक अर्थात यूनिट्स ऑफ चार्ज। अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करूं, आवेश को मूल राशि नहीं माना गया है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है जिसे विद्युत धारा की परिभाषा के आधार पर दिया जाता है। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा विद्युत धारा अर्थात I = Q/T। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो यहां से Q क्या आ गया, I × T। I का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और समय का जो होता है वो होता है सेकंड। और इसी एम्पियर इंटू सेकंड को ही क्या बोलते हैं, कूलाम। क्या बोलते हैं, कूलाम। और इसे C से दर्शाते हैं। तो आवेश का एसआई सिस्टम में मात्रक क्या हो गया, कूलाम। अब देखते हैं एक कूलाम क्या होता है। तो एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा एक कूलाम की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस चालक से 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। जैसे ये कोई कंडक्टिंग वायर है अर्थात चालक तार है। अगर इसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो इस चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। कितना होगा, 1 कूलाम। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि यदि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो इस चालक से प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम होगा। अर्थात 1 कूलाम = 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए कुछ छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है। 1 मिली कूलम जो होता है 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम जो होता है 10⁻6 कूलम, 10⁻6 कूलम। और 1 नैनो कूलम जो होता है वो होता है 10⁻9 कूलम। और 1 पिको कूलम जो होता है वो होता है 10⁻12 कूलम। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उपयोगी है। अगर मैं सीजीएस मात्रक की बात करूं, सीजीएस सिस्टम की बात करूं, तो सीजीएस सिस्टम में आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है 1 स्ट्रेट कूलाम। 1 स्ट्रेट कूलाम या इसे बोलते हैं 1 फ्रैक्लिन। और इसे स्तर विद्युत मात्रक भी बोलते हैं। स्तर
विद्युत मात्रक, जिसे ESU लिखते हैं, ESU अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और जो इस कूलाम का CGS के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है, जो एक कूलाम होता है वो है 3 × 10⁹ ESU या स्ट्रेट कूलाम। क्या होता है इसका रिलेशन? एक कूलाम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU। ठीक है। एक अन्य मात्रक और होता है जिसे विद्युत चुंबकीय मात्रक बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसे EMU से दर्शाते हैं, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है। ये ESU है और ये EMU है। और इसका जो मान होता है, एक EMU जो होता है वो 10 कूलम के बराबर होता था। 10 कूलम 10 कूलम के बराबर होता है। और इस EMU और जो ESU में जो रिलेशन होता है वो एक EMU और एक ESU का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो निर्वात में प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। जो एक EMU और एक ESU का जो अनुपात होता है वो निर्वात में प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर/सेकेंड। और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड में होता है। फिर इसे चेंज करते हैं मीटर/सेकेंड में, तो क्या आता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड में। और तीसरा जो मात्रक है वो है फैराडे। क्या है? फैराडे। जो फैराडे होता है वो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। अगर अवोगाद्रो संख्या को इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करवाता हूं तो हमें 1 फैराडे प्राप्त होता है। क्या होता है? 1 फैराडे जो होता है वो होता है अवोगाद्रो संख्या, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें प्राप्त होता है 1 फैराडे। एक फैराडे क्या होता है? 96,500 कूलम। यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। ये क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है स्टेट कूलम, या इसे फ्रैंकलिन बोलते हैं, या स्थिर विद्युत मात्रक। यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। और आवेश की विमा की बात करूं, आवेश की विमा की तो विमा अपन जानते हैं I इक्वल्स टू क्या होता है? Q/T। तो Q क्या हो गया? I × T। I की विमा की बात करूं तो A, और T टाइम की विमा की बात करूं तो T। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं M0 L0 और T 1 और A 1, अर्थात M0 L0 T1 A1। ये क्या हो गई? आवेश की विमा हो गई। अब पढ़ते हैं आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
हर कोई अपने गुण रखता है, उसी प्रकार आवेश भी अपने गुण रखता है। चलिए देखते हैं आवेश का पहला गुण। आवेश का जो पहला गुण है वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, इसे बोलते हैं एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेशों की योज्यता का अर्थ है कि आवेशों को किस प्रकार जोड़ा जाए। सपोज किसी निकाय में एक से अधिक आवेश है तो उसे कैसे जोड़ा जाए। तो अपन जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, अर्थात उसमें केवल परिमाणी होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। सपोज ये कोई निकाय है, ये क्या है, निकाय, और इसमें एक से अधिक आवेश है। ये +4 कूलम है, ये +3 कूलम है, और ये -2 कूलम है, और ये क्या है, -3 कूलम है। तो इसको किस प्रकार जोड़ा जाए। तो चूंकि आवेश एक अदिश है, इसलिए धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों को वास्तविक संख्या की तरह जोड़ेंगे, अर्थात इनका बीजगणितीय योग करेंगे। तो ये +4 और ये -2 +3 और +-3, तो 4 3 7 और ये +2 कूलम आ गया। तो इस निकाय का कितना आवेश हो गया, +2 कूलम आवेश हो गया। अर्थात किस प्रकार किया अपन ने, सिग्मा Q = Q1 + Q2 + Q3 + Qn। इसमें क्या लिखेंगे, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए इसका बीजगणितीय योग किया जाता है। यदि किसी पदार्थ पर आवेशों का योग 0 हो तो वह पदार्थ उदासीन कहलाता है। उदासीन कहलाता है। यहां पे एक वर्ड आया है उदासीन। अब उदासीन पदार्थ या उदासीन वस्तु क्या होती है। उदासीन, सपोज ये कोई वस्तु है और ये उदासीन है। क्या है, उदासीन। उदासीन होने के लिए क्या है, आवेशों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अर्थात Q क्या होगा, यहां पर 0 होगा। और आपको एक बात याद रखनी है कि उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर। इस वस्तु में देखें
तो इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन जब समान संख्या में होंगे तो ये +3 और ये -3 मिलकर क्या बनाएंगे, 0। अर्थात उदासीन वस्तु पर आवेश कितना होता है, 0। इसको क्या बोलते हैं, आवेशों की योज्यता, अर्थात आवेश किस प्रकार जुड़ते हैं। और अगला है सेकंड आवेश का दूसरा गुण, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण व विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। कैसे, देखो, सपोज ये प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस है और ये माइनस है, तो इनकी क्या है, समान प्रकृति है, अर्थात प्लस प्लस और माइनस माइनस समान प्रकृति है। तो ये प्लस इस प्लस को पर फोर्स लगाएगा इस साइड और ये प्लस इस पर लगेगा इस साइड, अर्थात इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। और ये माइनस इस माइनस पर फोर्स लगाएगा इस साइड और ये माइनस इस पर लगेगा इस साइड, अर्थात इन दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों, इन दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण। अब देखते हैं आवेश का तीसरा गुण, आवेश का तीसरा गुण, आवेश की निश्चलता था, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश का यह गुण ये दर्शाता है कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात गति पर निर्भर नहीं करता है। कैसे, देखिए, ये कोई वस्तु है जो कि स्थिर अवस्था में है, और इस पर आवेश का मान q है। अगर इस वस्तु को मैं v वेग से गति करवाता हूं तब यह वस्तु गतिशील अवस्था में आती है। तब इस वस्तु पर आवेश का मान q ही रहता है, अर्थात आवेश का मान इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु स्थिर अवस्था में है या फिर वस्तु गतिशील अवस्था में है। दोनों स्थितियों में आवेश का मान क्या रहता है, समान। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं कि q विराम अवस्था में जो मान होगा वही मान क्या होगा, q गतिशील अवस्था में।
ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि आवेश का मान गति अर्थात वेग पर निर्भर नहीं करता है। वह निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है। आवेश का यह गुण आवेश की निश्चलता कहलाता है। निर्देश तंत्र, चूंकि वस्तु का वेग जो होता है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। इस कारण वो निर्देश तंत्र पर भी निर्भर नहीं करेगा। इसलिए आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। लेकिन जो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो वेग पर निर्भर करता है, और अत्यधिक वेग होने पर द्रव्यमान परिवर्तित होता है, ऐसा आइंस्टीन ने कहा था। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी का नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु है जो कि स्थिर है और इसका विराम द्रव्यमान क्या है, m0, अगर इसे अत्यधिक वेग से गति करवाते हैं तब इसका द्रव्यमान m0 से परिवर्तित होकर m हो जाता है। और इस m का जो सूत्र दिया आइंस्टीन ने वो ये दिया कि m जो है वो है m0 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, अर्थात इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास क्या होगा, परिवर्तित होगा। जहां ये m गतिशील वस्तु का द्रव्यमान m0 क्या है, वस्तु का विराम द्रव्यमान, v क्या है, वस्तु का वेग, c क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर की बात करो तो क्या आता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि 11th की इतनी मैकेनिक्स पढ़ ली, वहां तो कभी मास चेंज नहीं हुआ, अर्थात परिवर्तित तो नहीं हुआ। वहां इसलिए परिवर्तित नहीं हुआ था क्योंकि जो वहां पर जो वेग था वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत ज्यादा कम था। कैसे, देखिए, वहां जो वेग था वो प्रकाश की वेग की तुलना में क्या था, बहुत ज्यादा कम था। इस कंडीशन में क्या होता है, देखो v छोटा है और इसमें 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भाग लग रहा है, तो ये जो टर्म है v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर लगभग 0 मान ली जाती है। v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर जो है वो लगभग 0 मान लेते हैं। 0 मानने से 1 माइनस 0 1, अर्थात m इक्वल्स टू m0। अर्थात जब वस्तु का वेग प्रकाश की वेग की तुलना में बहुत ज्यादा कम होता है, उस कंडीशन में वस्तु का गतिज द्रव्यमान और वस्तु का विराम द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। इसलिए 11th में मास चेंज नहीं होता था। अगर बात करूं दूसरी कंडीशन की कि जब वस्तु का वेग लगभग प्रकाश के वेग के तुल्य होता है तब क्या होता है, इस कंडीशन में मास वेरी करता है। कैसे, v इंक्रीज हो रहा है तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या होगा, बढ़ेगा।
ये जो टर्म है v²/c² बढ़ेगा और इसका मान 1 से कम होगा। ठीक है, तो v²/c² का मान क्या होगा, बढ़ेगा। v²/c² का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन 1 माइनस ये जो वैल्यू है इस टोटल का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा अर्थात घटेगा। जब इसका मान पूरे का घटेगा तो m क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का साइन है, इसलिए क्या होगा, यहां पे क्या होगा, मास वेरी करेगा। ठीक है, अगर तीसरी कंडीशन की बात करूं, अगर मैं वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य ले लेता हूं तो उस कंडीशन में क्या होता है, v की जगह अगर c रखें तो c²/c² क्या हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो इससे क्या होता है, m = m0/0। तो इसमें 1/0 इनफाइनाइट होता है अर्थात अनंत होता है। इसके कहने का मतलब है कि वस्तु का वेग जब प्रकाश के वेग के तुल्य हो जाता है तब वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो जाता है, जो कि असंभव है, क्योंकि अपन जानते हैं F = ma, तो a क्या हो गया, F/m, तो F और m कितना है, इनफाइनाइट, तो a क्या हो गया, 1/अनंत क्या होता है, 0। इससे यह बात सिद्ध होती है कि वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक 0 है। चूंकि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। लेकिन जो विशिष्ट आवेश, जो Q/m का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। चूंकि द्रव्यमान वेरी कर रहा है अर्थात बढ़ रहा है, इस कारण विशिष्ट आवेश क्या होगा, घटेगा। अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है, क्योंकि Q/m का जो रेशियो होता है उसे विशिष्ट आवेश कहते हैं अर्थात स्पेसिफिक चार्ज। जब m बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती साइन है। ठीक है, अब बात करूं आवेश का चौथा गुण। आवेश का चौथा गुण, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि किसी वस्तु पर या किसी कण पर आवेश कब आएगा, जब वस्तु का कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल की बात करूं, आवेश, अगर मैं बात करूं फोटोन की, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0। जब विराम द्रव्यमान 0 होगा तो आवेश 0 होगा, अर्थात
फोटोन कैसा कण है? आवेशहीन कण है, क्योंकि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, इसका भी विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य। तो ये भी कैसा है? आवेशहीन कण है। ठीक है, तो बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। आवेश आने के लिए क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। ठीक है, तो इसका मैं लूं एग्जांपल, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, लेकिन उस पर आवेश नहीं होता है। तो बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, बिल्कुल संभव है। तो ये क्या हो गया कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। अब है आवेश का पांचवा गुण, आवेश का पांचवा गुण। किसी वस्तु के आवेशित होने पर उसका द्रव्यमान किसी वस्तु के आवेशित होने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। देखो कैसे, सपोज ये कोई तीन वस्तुएं, अभी यह तीनों वस्तुएं उदासीन हैं, अर्थात इनमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। लेकिन जब मैं इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तब इस पर कैसा आएगा? धन आवेश आएगा। और यह वस्तु कैसी कहलाएगी? धन आवेशित। अगर इस वस्तु को मैं इलेक्ट्रॉन अगर देता हूं तो यह वस्तु ऋणावेशित होगी। जब इसे इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। और यह वस्तु उदासीन ही रखता हूं। और अपन जानते हैं उदासीन वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऋणावेशित की बात करूं, अर्थात ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। इस कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और धनावेशित वस्तु की बात करूं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो प्रोटॉन क्या है? इसमें ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किसी वस्तु के आवेशित होने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। इसका कहने का मतलब है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसका द्रव्यमान घटेगा। तो अपन बात करें ऋणावेशित की, अगर इसका द्रव्यमान, इसका m1 मानूं, इसका द्रव्यमान m2 मानूं और इसका द्रव्यमान m3 मानूं, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अर्थात m3
फिर M2 और फिर M1। सबसे ज्यादा भारी कौन होगा? ऋणावेशित होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसमें तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, इस कारण इसको सेकंड नंबर पे रखते हैं M2। और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है प्रोटॉनों से, इसलिए इसको सबसे पीछे रखा है। अर्थात सबसे ज्यादा ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान होगा, उसके बाद उदासीन का होगा, उसके बाद धनावेशित का होगा। यह है आवेश का पांचवा गुणधर्म। अब है आवेश का छठा गुण। आवेश का छठा गुण यह है स्तर आवेश। स्तर आवेश अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। स्तर आवेश होता है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। सातवां जो है वो है कि नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर आठवें की बात करूं तो जब आवेश परिवर्तित वेग अर्थात त्वरित गति करे तब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। जब स्तर होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब आवेश नियत वेग से गतिशील होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। जब आवेश त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब है आवेश का नौवां गुण। आवेश का नौवां गुण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। इस नियमानुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है
उत्पन्न किया जा सकता है। और न ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। और किसी विलगित निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है। क्या है? किसी विलगित निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है, नियत रहता है। अर्थात Q प्लस Q माइनस दोनों क्या रहते हैं? नियत रहते हैं। ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या करता हूं मैं? फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं कांच की छड़, क्या लेता हूं मैं? कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा ये क्या है? कांच की छड़। अभी ये अनावेशित है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं है। कांच की छड़ पर भी आवेश का मान 0 है और रेशम के कपड़े पर भी आवेश का मान क्या है? 0। अगर मैं इसको सिस्टम मानूं, अगर इसको मैं निकाय मानूं, तब इस पर 0 और इस पर 0, तो टोटल आवेश जो निकाय पर है वो क्या है? 0 प्लस 0 0 है। लेकिन जब इसे आपस में रगड़ता हूं, अर्थात कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ता हूं, रगड़ने के पश्चात देखता हूं कि कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है। अर्थात ये कह सकता हूं कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में गए हैं। तो क्या कह सकता हूं? सपोज इसमें से 500 इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में गए हैं, अर्थात तो इस पर आवेश आ गया 500 इलेक्ट्रॉन प्लस 500 इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसका मतलब इस पर आवेश आ गया माइनस 500 इलेक्ट्रॉन। अगर इस पूरे सिस्टम की बात करूं, खाली कांच की छड़ पर बात करूं तो आवेश 500 इलेक्ट्रॉन है प्लस के, और रेशम के कपड़े पर आवेश का मान पता करूं तो माइनस 500 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस पूरे सिस्टम निकाय की बात करूं तो कितने हो गए? Q प्लस 500 माइनस 500, टोटल कितना हो गया? 0। अगर इस सिस्टम की बात करूं तो Q नेट क्या हो गया? 0। अर्थात किसी विलगित निकाय में आवेशों का जो बीजगणितीय योग रहता है वो नियत रहता है। ठीक है। किसी निकाय का पहले भी कितना था? Q 0 था और बाद में भी क्या था? Q 0, अर्थात Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो शून्यीकरण, इसमें क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक उसका प्रतिकण, जिसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं, जब आपस में मिलते हैं तब विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं गामा फोटोन के रूप में, जिनकी ऊर्जा होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको E माइनस से भी लिखते हैं और इसको E प्लस पे
E प्लस भी लिखते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉन और ये होता है उसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन। ठीक है, जब ये आपस में मिलेंगे तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करेंगे जिस पर आवेश का मान क्या होता है, 0। ठीक है, तो इसमें देखो Q इनिशियल की बात करूं तो -1 + 1 क्या हो गया, 0। अगर इसकी बात करूं तो Q फाइनल क्या हो गया, 0। अर्थात क्रिया से पहले आवेश 0 था और क्रिया के बाद भी क्या था, 0, अर्थात आवेश संरक्षित है। अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो युग्म उत्पादन, इसमें क्या होता है, ये जो गामा फोटोन होता है ये विकसित होकर इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का निर्माण करता है। अर्थात Q इनिशियल देखें तो 0 और Q फाइनल देखें तो भी क्या है, -1 + 1 0। तो ये भी क्या है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। अगर तीसरी एग्जाम्पल की बात करूं तो रेडियो एक्टिव क्षय, इसको आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे विस्तार से। रेडियो एक्टिव क्षय, इसमें क्या है, 92 यूरेनियम 238 जब विघटित होता है तो किसमें टूटता है, 90 थोरियम 234 + 2 He4, जिसे अपन बोलते हैं अल्फा कण। तो इसमें अगर Q इनिशियल की बात करूं तो क्या है, 92 और Q फाइनल की बात करूं तो ये 90 + 2 क्या हो गया, 92। अर्थात दोनों क्या है, बराबर है। अर्थात कह सकता हूं कि क्रिया से पहले आवेश का मान और क्रिया के बाद का आवेश का मान क्या रहते हैं, समान। अर्थात ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, और अगर बात करूं, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि आवेश संरक्षण की उपस्थिति में, आवेश संरक्षण की उपस्थिति में निकाय का कुल संवेग व कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। यही क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है। अब है आवेश का 10वां गुण, क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश का 10वां गुण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत रॉबर्ट ए मिलिकर ने अपने तेलबुन प्रयोग से दिया। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है कि आवेश का विनिमय अर्थात आदान प्रदान किस टाइप से हो। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण पढ़ने से पहले हमें क्वांटीकरण के बारे में जानना है कि क्वांटीकरण क्या होता है। तो क्वांटीकरण बेसिकली क्या होता है कि वह किसी भी भौतिक राशि का विनिमय सतत न होकर विविध अर्थात टुकड़ों के रूप में होता है। तो इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। अब पढ़ते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण किस टाइप से होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, दो वस्तुएं लेता हूं। ठीक है, ये दोनों वस्तुएं उदासीन हैं। उदासीन होने का मतलब है कि इस पर आवेश का मान क्या है, 0 है। अर्थात इसमें प्रोटॉनों की संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान मात्रा में है। इसलिए ये वस्तु कैसी है, उदासीन है अर्थात अनावेशित है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि इस वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में ट्रांसफर करता हूं। कितने करता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन।
जब 5 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में ट्रांसफर करूंगा तो इसमें से निकल रहे हैं, तो इस पर कैसा आएगा, धनावेश आएगा 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ऋणावेश जा रहा है अर्थात ऋणावेशित 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो इस पर आवेश आएगा प्लस 5 इलेक्ट्रॉन और इस पर आएगा माइनस 5 इलेक्ट्रॉन। अब मैं किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं। कितना कर सकता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन, और जिस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। क्योंकि आवेश छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, और आवेश का जो क्वांटा होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्वांटा क्या होता है, क्वांटा बेसिकली क्या होता है, आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका विनिमय संभव हो। विनिमय संभव हो कहने का मतलब है किसी वस्तु पर मैं कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं, 4 कर सकता हूं, 5 कर सकता हूं, अर्थात Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही कर सकता हूं, जहां एन क्या है 1 2 3 डैश डैश डैश। मतलब किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है तो नहीं कर, 0.5 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, 1.8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, आवेश छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो आवेश का न्यूनतम मान क्या संभव है, इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन मिनिमम ट्रांसफर कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं, Q बराबर n ही कर सकता हूं। अब यहां पे प्लस माइनस क्या क्या सीन है, देखो किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहां पर क्या लेंगे, Q इक्वल टू प्लस एन ही, और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर ऋणावेश आएगा, तो वहां पर क्या लेंगे, Q इक्वल टू एन ही। ठीक है, और अभी तक हमने क्या देखा कि आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन सन 1964 में गेलमान नामक वैज्ञानिक ने कुछ ऐसे कणों की पुष्टि की जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे थे, अर्थात उन पर आवेश प्लस माइनस 2e/3 व प्लस माइनस e/3। इन कणों को गेलमान ने क्वार्क्स कण बोला। क्या बोला, क्वार्क कण। और इसने कहा था
जो न्यूक्लियन होते हैं उनकी संरचना इन क्वार्क कणों के आधार पर की जाती है, लेकिन इनकी सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हो पाई है, अर्थात इनका मुक्त अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए क्वांटीकरण का सिद्धांत ही क्या है, मान्य है। अर्थात हमें आवेश का सबसे छोटा कण कौन सा मानना है, इलेक्ट्रॉन ही मानना है, ये नहीं मानना है। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट है, यदि किसी वस्तु से 500 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए तो उस वस्तु पर कितना आवेश आएगा, कितना आवेश आएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 500 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, ये कोई वस्तु है, इसमें 500 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, अर्थात n = 500 इलेक्ट्रॉन। तो उस वस्तु पर कितना आवेश आएगा, क्यों पूछ रहा हो। ठीक है, और E हमें पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और हम जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण से, तो क्या होता है, Q = ±ne। तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो क्या आएगा, प्लस, तो प्लस ne, तो क्या आ गया, n कितना है 500 इंटू E कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट हटा, नीचे 10 आया, इस 10 ने इस 10 को मारा, तो हो गया 800 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये क्या हो गया, 8 इंटू 10⁻17 कूलम। ये 10⁻2 इसमें चला गया, तो क्या 10⁻17 कूलम। जो अब अगला क्वेश्चन है वो है, यदि किसी वस्तु पर धनावेश हो तो उस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, सॉल्यूशन देखते हैं। हमें इतना धनावेश दे रखा है, तो प्लस, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अर्थात वो n पूछ रहा है, और E हम जानते हैं 1.6 × 19 कूलम, और आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत होता है उसके अनुसार n, क्योंकि धनावेश है। ठीक है, अब हमें n पूछा है, तो n क्या होगा, यहां से Q/E, तो Q क्या है, अपॉन E कितना है। ठीक है, तो यहां से n क्या आया, देखो, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये गया 16, 9, तो n क्या आ गया, 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अर्थात किसी वस्तु से इतना धनावेश हो तो उस वस्तु पर 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी।